अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अपटन में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और आज तमाम देखने वालों को जुमा की भी ढेर मुबारकबाद और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून, इत्मीनान और बहुत ज़्यादा बरकत हो। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें करे और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और जहाँ पर भी इंजॉयमेंट की बात आती है, थोड़ा सा जब भी हमें अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़ा सा वक्त मिलता है, तो हमारी कोशिश होती है कि क्यों ना पाकिस्तान के हिल स्टेशंस को विजिट किया जाए, क्यों ना थोड़ा सा जो है वो सैर सपाहट को जो है वो उसको फरोग दिया जाए। सैर करने लोग निकल जाते हैं और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान अपनी कुदरती मनाजर की वजह से बेहद मकबूल है और जितनी खूबसूरत पहाड़, जितनी खूबसूरत मनाजर यहाँ पे कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जितने तारीखी मकामात यहाँ पे मौजूद हैं, मजहबी मकामात यहाँ पे मौजूद हैं, वो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। यही वजह है कि आज 27 सितंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान इसमें अपना खास एक मुकाम रखता है। उसकी पाकिस्तान की खास जो है वो अपनी पहचान है, क्योंकि पाकिस्तान के जितनी भी खूबसूरत हम मनाजिर देखते हैं, पहाड़ी सिलसिले जितने देखते हैं, राका पोशी की बात करें, नांगा पर्वत की बात करें, नारान कागान की बात करें, तो ये बड़ी ही खूबसूरत है। और इस तरह के मनाजिर आपको पूरी दुनिया में, अगर आप लोग ख्वाब देखते हैं कि स्विट्जरलैंड उनको जाना है, यूरोप का उनको टूर करना है, लेकिन आप यकीन माने कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, पाकिस्तान की जो इतनी खूबसूरत और हसीन मनाजर है, वो स्विट्जरलैंड के आगे भी बिल्कुल मतलब कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। स्विट्जरलैंड आप देख लें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप नारायण कागान ही देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है, बहुत इनमें मुशाबत है। और यही वजह है कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग पाकिस्तान के खूबसूरत और हसीन कुदरती मनाजर से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं और सयाहों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान को विजिट करती है। और इस साल अगर हम देखें तो 30 से 40% तक सियाहत में इजाफा हुआ है, अंदरून ममालिक सयाहों में बड़ा इजाफा हुआ है और ये बड़ी एक अच्छी बात है। इससे हमारी इकॉनमी पर भी बड़ा अच्छा जो है वो असर जाता है। तो आज दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत पर मजीद काम होना चाहिए ताकि मजीद यहाँ पे लोग आए और वो पाकिस्तान की खूबसूरती को, यहाँ की जितनी दिलकशी है, जितने दिलकश मनाजिर है, उनको देखें और उससे महजूज हों। 1970 से ये दिन मनाया जा रहा है और इस साल इसको टूरिज्म एंड पीस के टाइटल के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह के हसीन और खूबसूरत से मनाजिर पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि एट अ टाइम दोनों का दर्जा हरारत, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर दर्जा हरारत का बड़ा फर्क रहता है। एक साइड अगर गर्मी है तो दूसरी साइड जो है वो सर्दी रहती है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान की, पंजाब के स्पेशल फैसलाबाद की बात करी जाए तो यहाँ पे भी मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। कभी तो एकदम से बड़ी शदीद गर्मी हो जाती है और कुछ दिन से हम देख रहे थे काफी ज्यादा मौसम गर्म भी था, लेकिन आज सुबह से ही जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज फैसलाबाद का दर्जा हरारत कैसा है और मौसम कैसा है, मौसम के हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के दर्जा हरारत पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गर्मी तो है, लेकिन सुबह से ही हवा चल रही है जिसने गर्मी की शिद्दत में कमी लेकर आई है और इस कमी के साथ ही हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे को छूता है तो आपको बड़ी ताजगी का एहसास होता है। अल्लाह करे कि यह सिलसिला यूं ही जारी रहे और अब जितनी भी गर्मी है उसकी शिद्दत में हमें कमी देखने में आए, क्योंकि इसके साथ ही हमारे कामकाज की, हमारे दिन भर की मसरूफियत बड़ी मुतासिर होती है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी और शदीद गर्मी में हर कोई बाहर निकलने से अवॉइड करता है, तो कोशिश क्या करें कि जब भी आपने अपने कोई भी जरूरी काम प्लान करने हैं तो शाम के औकात में करें, क्योंकि शाम में अब मौसम खासा बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ जरूरी चीजें जो कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ और आज भी मेंशन करूंगी कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल क्या करें, इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा हो। साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है और कोशिश करें कि हेलमेट का इस्तेमाल किया करें, इससे कवानीन की पासदारी भी होती है, आप हादसात से भी बच सकते हैं और सूरज की डायरेक्ट खतरनाक शॉट से भी आप बच सकते हैं। तो बेहद जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमने अपने शहर के निजाम को बेहतर अंदाज में चलाना है, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से हम बात करें या शहरियों के मसाइल के हवाले से बात करें, तो कुछ ना किसी तरह से हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसे मसले चलते रहते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी का रुख करना पड़ता है।
वैसे तो कहते हैं कि अल्लाह दुश्मन को भी बचाए, ना तो उसको अदालत का रुख करना पड़े और ना ही हॉस्पिटल का रुख करना पड़े, क्योंकि ये दोनों बड़ी खतरनाक जगह है और आपके पैसों का भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, शहर का निजाम ऐसा है कि उसको चलाने के लिए कानून की पासदारी करना बेहद जरूरी है। और कानून की बात करें, अदालतों की बात करें और फैसलाबाद में होने वाले इलेक्शंस की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस चल रहे हैं, उसकी तैयारियां कैसी हैं और किस तरह के मसाइल हमारे वकला को उसका सामना करना पड़ा है, कैसे चैलेंजेस हैं और आने वाली कैबिनेट से किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं हमारे यंगस्टर्स। इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद खारा, एडवोकेट हैं, उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी DBA 2025-2026 कानूनदान, और उन्हीं के साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवे का। खारा साहब, सबसे पहले तो आपको बड़ा मुबारकबाद कि आप जो है एज कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भी बेस्ट मैन हो वही विन करे, इलेक्ट होकर आए, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो किस तरह की इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, क्या सूरत हाल है, कैसा माहौल है? जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। देखें, पहले भी मेरी बात होती है और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से बात करना चाह रहा हूँ कि हर इंसान का एक मकसद होता है। तो मैं समझता हूँ आप जिस अदारे में रह रहे हैं उसके लिए अगर आप काम नहीं करते या उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते तो ये सबसे बड़ी आप जो है वो गैर जिम्मेदारी शहरी का सबूत दे रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन जो है बड़े वो गौर फिक्र के साथ ये अनाउंस किया है, कोई रूटीन में मैंने अनाउंस नहीं कर दिया। इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। मैं समझता हूँ कि अपनी कम्युनिटी को जो हम बेहतरीन अंदाज के साथ लेके चले। हमारे मसाइल भी हैं, हमारे यंगस्टर के मसाइल हैं, हमारे सीनियर के मसाइल हैं। हमारे सीनियर का एक मसला है सबसे बड़ा कि कोई किसी भी अदारे में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो आपको पे बैक करता है, लेकिन माजरत के साथ हमारे सीनियर जब हैं वो जब वकालत भी उनकी खत्म हो जाती है, प्रोफेशन के ज़ाहिर रूटीन में और चीज़ें होती हैं, तो बाद में कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अल्लाह ताला अगर हमें इलेक्ट करते हैं तो इंशाअल्लाह हम अपने सीनियर के लिए जो है उनका मेडिकल इशू है उस पर हम काम करेंगे, उसके लिए हम उसके पास हमारे लिए प्लान भी है। हमारे यंगस्टर के लिए जो 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 मेन चीज़ है जिसका फोकस मैं समझता हूँ मुझे ज्यादा करना चाहिए, हमारे यंगस्टर के साथ कह लें कि बहुत उनका कोई पुरसाने हाल, इतना ज्यादा उनका डिस्टर्ब है चीजें। वो आते हैं प्रैक्टिस में, कोई उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई उनके लिए पंजाब बार ने कोई उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि वो जाकर प्रैक्टिस करें। आप देखती हैं मेडिकल आप देखें तो वो लोग आते हैं तो उसके बाद उन्हें एक पे बैक किया जाता है। वो ज़ाहिर हर इंसान के प्रॉब्लम है, उसके लिए उसे को रकम चाहिए उसकी, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे ये नहीं है। अच्छा, उसमें ये होता है फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि यंगस्टर जो है ज़ाहिर है हमारा शहरी है, फैसलाबाद का है, तो वो अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, उसमें सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये बार्स एसोसिएशन का है। बार्स जो है उन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है प्रैक्टिस के हवाले से। केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए भी एक लाहे अमल है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में। उसके लिए आप कह लें DC साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो पे बैक वो करें और काम ये करें। इस तरह के 2-3 मेरी चीजें हैं यंगस्टर के लिए हैं। फिर केसेस की तादाद बढ़ रही है, उसमें जजेस की तादाद कम हो रही है, लोगों को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। असल में तो मैं समझता हूँ जो लॉयर्स जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, उन्हें बात करनी चाहिए साथ अवाम की भी, फैसलाबाद के लोगों की भी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं करते। इलेक्शन से पहले एजेंडे और होते हैं, बाद में और होते हैं। अल्लाह ताला अगर हमें ये मौका देता है तो हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे और इस पर लाहे अमल तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जितनी भी जो गुज़िश्ता कैबिनेट्स रही हैं, जो मौजूदा कैबिनेट भी काम कर रही है, यंगस्टर्स के हवाले से हर कोई बात तो करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल मसाइल जूं के तूं रहते हैं, यंगस्टर्स को उन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये क्या सिर्फ कंपेन की हद तक होती हैं बातें और उसके बाद सब कुछ हवा में गुल हो जाता है और फिर जो है वो अपनी मर्जी से चीज चलाई जाती है, 1 साल गुजर जाता है, फिर नई कैबिनेट आ जाती है, लेकिन यंगस्टर्स के मसाइल वहीं के वहीं हैं? जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि जी अल्लाह ताला किसी को हॉस्पिटल और अदालतों के जो है वो मुंह ना लगाएगी। तो मैं वो उन चंद इंसानों में शामिल हूँ जो रोजाना की बुनियाद पे अस्पतालों में टच होता हूँ, अदालतों में। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि आप अपने रिस्क के लिए जाते हैं, आप किसी सेहत के या किसी मसले के तहत नहीं जाते, बतौर जॉब जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह खाला साहब ने एक बात कही कि जब भी कोई बच्चा MBBS की डिग्री MBBS कंप्लीट करता है अपनी, तो जब हाउस जॉब के लिए हाउस ऑफिसर के तौर पर किसी भी हॉस्पिटल में काम करता है, सरकारी हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये उन्हें सैलरी दी जाती है।
इसी तरह पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हाउस ऑफिसर्स को जो थे वो सैलरी नहीं देते थे, मगर बाद हाई कोर्ट के अहकामात पे अब उन्हें भी जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉपर तौर पे जिस मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट जो है वो MBBS की डिग्री हासिल करेगा तो उससे मुंसलिक जितने भी हॉस्पिटल होंगे टीचिंग, वहाँ पे वो बच्चा जो है वहाँ पे बतौर हाउस ऑफिसर्स काम करेंगे और जो उनका हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है वो उन्हें सैलरी देगा। इसी तरह एक अच्छा मंसूबा है कि अगर जो हमारी यंग वकला हैं वो आते हैं और आते के साथ ही उन्हें कुछ ऐसी अमाउंट दे दी जाए कि चलो उनका आने जाने का रोजाना की बुनियाद पे जो खर्चा है, उनका जो खाने पीने का इधर कचहरी में आके जो उनका खर्च होता है, तो इस तरीके से उनकी इमदाद हो सके और वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने इस शोबे से टच रह सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि वकला हजरात की मकसद औकात बात करता हूँ, अगर प्रैक्टिस के हाल से बात की जाए तो बहुत कम वकला हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चलती है और उनके पास टाइम नहीं होता नए केसेस लेने के लिए भी। और कुछ हमारे वकला ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस नॉर्मल चल रही है, आते हैं और ठीक ठाक उनका घर का जो निज़ाम वो चल जाता है। और कुछ हमारे वकील ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं चलती, वो आते हैं और वो बेचारे कोई क्लाइंट ना होने के सबब उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में, हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में ऐसे वकील भी मौजूद हैं जिनके पास केस नहीं होते और उन्हें जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह जब ऐसे वकील जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका रोजगार नहीं चल रहा या उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, और ऐसे में जब यंग वकला इंटर होंगे एक तो उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, दूसरा क्लाइंट के हवाले से उन्हें मुश्किलात का सामना रहेगा। राज़िक तो देखें अल्लाह पाक की ज़ात है, मगर एक बीच में जो रास्ता होता है आपने एफर्ट करनी होती है, आपने कोशिश करनी होती है, आपने अपने आप को मनवाना होता है, तो उसके लिए जो आपको तगदो करनी पड़ती है। तो यहाँ फैसलाबाद के अगर बात की जाए तो कुछ वकला ऐसे हैं जो कि जागीरदार हैं, बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्सियत है, वो प्रैक्टिस वाली साइड पे नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री वकालत की लेते हैं और वो एक साइड पे जो है वो बैठ जाते हैं अपने जायदाद को सेव करने के लिए, अपना जो कारोबार है उसे सेव करने के हवाले से या दीगर इस समय दीगर उनके जो अमूर चल रहे हैं उसे सेव करने के हवाले से वो वकालत की डिग्री हासिल करते हैं। मगर जैसे खारा साहब ने बताया कि ऐसे वकील जो प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं, इस शोबे में आना तो चाहते हैं, मगर प्रैक्टिस चल नहीं पाती और वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपने घर से फैसलाबाद की कचहरियाँ हैं और कचहरियाँ से वापस अपने घर जा सकें। फ्यूल के पैसे, आने जाने का खर्चा, यूनिफॉर्म का फिर इशू है, इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी उनके अखराजात है जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक नया आने वाला बंदा, उसकी जेब इतनी इजाजत नहीं, और ये भी देखना पड़ेगा ना कि फैसलाबाद में सालाना कितनी जो यंग लायर है वो फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार में जो है इंटर हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए और उनके लिहाज से चीजें और फैसिलिटीज अच्छी होने की बजाय, उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होने की बजाय चीजें वहीं की वहीं है, मसाइल के अंबार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। और जाहिर बात है कि जैसे ही कोई भी इलेक्शन आता है उसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसका कोई ना कोई मंशूर जरूर होता है। तो खारा साहब का क्या मंशूर है ये जानेंगे उनसे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जिस तरह से हमें पता है कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन जारी है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका कोई ना कोई मंशूर जरूर होता है। तो इस बार खारा साहब आपका क्या मंशूर है, किस मंशूर के तहत आप सिलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से पुरज़म हैं और आपको लगता है कि जीत जो है वो करोगी? जी, सबसे पहले तो फैसलाबाद का एक दरीना इशू है और हार्ट इशू है, वो है हाई कोर्ट बेंच। एग्जैक्टली। वो उसमें अब बात करते हुए भी आप कह लें कि शर्मिंदगी होती है, लेकिन इशू है और बहुत ज्यादा इशू है। मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और इलेक्टेड कैंडिडेट के जितने भी इलेक्शन पे कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके कोई ना कोई मंशूर हो रहा है। तो खार साहब आपका क्या मंशूर है इस बार के? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको पहले भी ये वजाहत दी है कि फैसलाबाद का दरीना इशू है वो हाई कोर्ट बेंच और बड़ा कोर्ट, बड़ा हार्ड इशू है मसला, और कई सालों से, लेकिन माजरत के साथ इस पर कोई लाएअमल नहीं है, कोई इस पर बात नहीं करता। अच्छा, इस पे मैं नहीं, यहाँ पे मैं इख्तिलाफ करती हूँ। बात हर कोई करता है कि हम करवाएंगे, लेकिन हम देखते हैं वो टेनोर गुजर जाता है। जो प्रीवियस कैबिनेट, जो मौजूदा कैबिनेट, सब यही थी कि नहीं हम जरूर कोशिश करेंगे।
लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होता है, सही है, लेकिन इस पे भी हमारा, मैं समझता हूँ जो प्रायोरिटीज है वो सेट करनी है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो हाई कोर्ट बेंच है। जी। अच्छा, उस पर भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, दुनिया आसमान की बुलंदियों को छू रही है। हाँ। और हम इस पे ऑनलाइन सिस्टम लेके आ सकते हैं, इन केस बिल्कुल पहले तो हमें चाहिए कि हाई कोर्ट बेंच इधर आए। सही। बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन चंद जो है वो जजेस हजरात, उनका इधर आना मुश्किल है। अच्छा, ये हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है, लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जाना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी जाना है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो भी उस पर उधर जा रहे हैं। अच्छा, उसमें वक्त का ज़रा हो रहा है, लोगों को तकलीफ जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे यकसुई के साथ इस पे अमल हमारे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर हमें मौका देता है तो हम हाई कोर्ट बेंच के लिए डू एंड डाई की पोजीशन पर बात करें। चलिए, हम तो आपके लिए बहुत ज्यादा दुआगो भी हैं कि अल्लाह करे कि इस बार अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो ये जरूर मामला हल करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा शहरियों के, साइलिन के मसाइल बहुत सारे हल हो जाएंगे, जो कि पहली टेंशन में जाते हैं, लाहौर जाते हैं, और फिर समटाइम तो ऐसा होता है कि सुनवाई भी नहीं होती और उनको जो है वो वापस वापस आना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के और भी साइलिन को बड़े सारे अज़ादार मसाइल का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में साइलिन किस तरह के को करना पड़ना है, लोगों को है, उनके मसाइल जो है बढ़ने हैं, लेकिन वो एक दफा आपको करना ही पड़ेगा। 1980 से हम ये तहरीक सुन रहे हैं, मतलब हम उस वक्त पैदा भी शायद नहीं हुए थे, बाद में चीज़ों को हर दफा हर साल यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने ये तय किया है कि ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर की तहरीक हो, और यंगस्टर को इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम भी यंगस्टर को आ रही है। लाहौर के अंदर हमारे ही जो क्लासमेट है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इनरोल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर वो हाई कोर्ट ना होने की वजह से कोई काबिलियत में कमी नहीं है। अच्छा, आप यंगस्टर्स के हवाले से बात करें तो यंगस्टर नई कबीना से किस तरह की तब्दीली की उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाली अब नई कबीना किस तरह से उनके मसाइल को हल करेगी? आपके अंदर सारी बात है, आप कंपेन चला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ आपकी रोजाना की बुनियाद पर नशिस्तें भी होती होंगी, तो उनके अंदर किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या तब्दीलियां वो चाहते हैं? अब जो सिस्टम चल रहा है उससे लोग हर्ट हो चुके हैं। लोग चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जी। इन्फ्लुएंस की कमी चाहिए जो आए रोज बढ़ रहा है। सही। अच्छा, उस पे क्या है, अब प्रैक्टिसिंग जो वकील है उसने अपनी बात करनी है, उसको एक माहौल चाहिए जी। उसको एक अच्छा माहौल हो, लाइब्रेरी की जो है वो उसके ऊपर उसकी कमांड हो, अपने केसेस की कमांड हो। यंगस्टर को बदकिस्मती के साथ ये कोई भी उन्हें नहीं बता रहा कि आपका जो है वो आपका जो ट्रैक है वो कौन सा है। यंगस्टर इस वक्त चाहते हैं कि हम जो बेहतरीन ट्रैक है, जो प्रैक्टिस के हवाले से उस तरफ चलें, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर कोई लाहे अमल नहीं है। हमारे पास उसमें हम लाइब्रेरी को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। हम जो इसके लिए बाहर से अच्छे लोग जो हैं, जो यंगस्टर के मोटिवेशन है, बहुत सारे अच्छे वकील हैं जो प्योर प्रोफेशनल हैं, उनको मदऊ करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी यंगस्टर की। सिर्फ 1 साल, मैं ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ 1 साल अपने यंगस्टर पर फोकस कर लें, जो उसका पहला साल होता है। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, उसे ट्रैक मिल गया, वो काबिलियत इतनी का अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के लोगों के पास मौजूद है कि उन्हें ट्रैक मिलने की जरूरत है। इस चीज की रियलाइजेशन जो मौजूदा कैबिनेट या गुज़िश्ता कैबिनेट्स गुजरी हैं उनको क्यों नहीं रियलाइज हुआ? इन्होंने कोई चंद स्टेप लिए हैं, चंद स्टेप लिए हैं। मैं समझता हूं अगर किसी ने कोई भी स्टेप लिया तो वो बेहतर है, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने आगाज किया है लेक्चर्स का, लोगों को फैसिलिटेशन प्रॉपर जो है वो नहीं हो रही, लेकिन स्टार्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है। अज़दार, आप क्या समझते हैं कि जो मसाइल हैं वो यंगस्टर्स के ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे? देखिए, खारा साहब एक बड़ी अहम पॉइंट आज जो है उठाया है कि हमारे जो यंग वकला हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच बनेगा तो वो हाई कोर्ट लेवल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। एग्जैक्टली, उनको वो एक्सपोजर मिलेगा ना। जब यहाँ पे उन्हें सहूलत नहीं मिलेगी तो वो किस तरह सीखने का उन्हें मौका मिलेगा? वो ये सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट तक के महदूद रह सकते हैं और वो यहीं तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। कोई 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार मैंने फलाने सीनियर वकील के पास गया हूँ और हाई कोर्ट में हमारा केस है, वहाँ पे दायर करना है, और हमारे जो फैसलाबाद के सीनियर वकील हैं तो उन्होंने कहा कि जी मैं 4 लाख रुपए फीस लूँगा लाहौर हाई कोर्ट की, मगर जाऊँगा मैं नहीं, मेरा जूनियर जाएगा। यानी कि फैसलाबाद के जो सीनियर हैं, फीस देख लें 4 लाख रुपए और लाहौर का सफ़र करना है, मगर वो खुद नहीं जाएंगे, उनका जूनियर जाएगा।
फैसलाबाद हाई कोर्ट में फैसलाबाद ना बनने की एक बड़ी वजह हमारे सीनियर वकला भी हैं जिनकी ये लाखों रुपए की फीस है। अगर वो सही। फैसलाबाद में बनता है तो ये जो लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं वो भी मरने का इनका अंदेशा है, वो भी खत्म होने का अंदेशा है। तो हम जहाँ लाहौर के वकला के से बात करते हैं कि वो रुकावट का बाइस हैं, तो हमारे फैसलाबाद के भी वकला ही कहते हैं कि हमारे फैसलाबाद के वकला जो सीनियर वकला वो भी नहीं चाहते कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बने। देखें अब वकला जो यंग वकला है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, आए रोज बिल्कुल ऐसे उनकी तादाद बढ़ी है, मगर सीखने को उनके पास कोई मौका नहीं है। जैसे अब मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट बार की इंतजामिया चल रही है उन्होंने बाकायदा लेक्चर रखे हुए हैं, हफ्ते में एक दिन या रोजाना कोई ना कोई एक वकील जो है वो यंगस्टर को जो वकला हैं उन्हें बाकायदा तौर पर आकर लेक्चर देता है, सिखाता है उन्हें। जब तक वकला सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं लेकिन करेंगे, तब तक अगर सीखने के साथ साथ जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म। जगह होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि आने वाला क्लाइंट को आप अच्छे से डील कर सके। तो ये भी बड़े मसले हैं। यहाँ पे तो बैठने के लिए चैम्बर ही उनके पास मौजूद नहीं, अगर चैम्बर मौजूद हो भी तो वो इतना उसकी कीमत है, इतनी मतलब भारी भरकम कीमत मुझे नहीं लगता कि कोई भी यंगस्टर आके चैम्बर की अदा कर पाएगा। तो ये बड़ा एक दरीना मसला है और इस मसले को भी हल होना बेहद जरूरी है ताकि वो सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यंगस्टर की तादाद बढ़ रही है लेकिन चैम्बर की तादाद वो उधर वो उतनी की उतनी अच्छा, उसमें बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं। जैसे पहले भी हमारे फैसलाबाद में 2 बिल्डिंग बनी हैं, तो उसमें बहुत सारे यंगस्टर को जो है वो आपने जैसे की है कि कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि यंगस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें वो अफोर्ड कर सकता है किसी भी तरह से, उसकी थोड़ी ज्यादा नहीं उसकी कीमत होती, लेकिन ये है कि उसको बैठने की जगह मिले, उसे चैम्बर मिले तो उसके लिए ज्यादा आसानी होगी। जब वो अपने चैम्बर में बैठ के काम करेगा उसकी नौयत और होगी, जब किसी के चैम्बर में बैठ के करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर के लिए ये भी बहुत ज्यादा इशू है कि उनके पास चैम्बर्स नहीं है। इंशाल्लाह हम चैम्बर्स पे भी फोकस करेंगे। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए जगह भी मौजूद है। अब ये जो मौजूदा कैबिनेट है उन्हें भी चाहिए इस पे बात करे, बिल्डिंग जो है वो यंगस्टर को दे ताकि उनकी जो है वो मसाइल कुछ ना कुछ तो उनके मसाइल हल हो सके। बिल्कुल ठीक है। अज़हर, आप रोज जाते हैं, आपका तो डेली बुनियाद पे जारी बात है कि आप हर तरफ का देखते हैं कि क्या कहाँ पे क्या काम चल रहा है। मौजूदा कैबिनेट इस मसले को हल करने के लिए कोई कोशिश कर रही है या फिर उनके लिए अभी क्योंकि उनके पास टाइम है कोई लाहे अमल है उनके पास? देखें अभी जैसे पिछले अपने प्रोग्राम में बात की थी कि फैसलाबाद की सेशन कोर्ट की बैक साइड पे स्पेशल कोर्ट वगैरह बन रही है। अब जो वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी और हमारे ऐसे वकील जो कि गिरदोनवा में उस मखसूस कोर्ट के बाहर उनके चैम्बर बने हुए हैं, तो अब वो तमाम वकील जो है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ऑलरेडी ऐसे वकील जिनके पास यहाँ पे चैम्बर में जगह नहीं है, और मैंने ये देखा है कि हमारे जो सीनियर वकील हैं उनके पास जो जूनियर वकील बैठ रहे हैं, तो इतना एक रश है कि आपको एक वकील को वहाँ उस चैम्बर में बैठने की भी जगह नहीं मिलती। अक्सर दफ़ा वहाँ पे रश हो जाता है, साइलिन का वकला का जो है रश वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब वहाँ पे दूसरे वकील फैसलाबाद के सेशन कोर्ट के साथ वाबस्ता जितने जो चैम्बर है कचहरी में, अगर वो वहाँ पे मुंतकिल होते हैं तो ऑलरेडी जगह की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जैसे बताया गया पिछले प्रोग्राम में कि जो CPO ऑफिस है, ये कहते हैं कि जी ये कचहरी के अहाते में वाक़या है, अब CPO ऑफिस यहाँ से मुंतकिल हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो चैम्बर वगैरह बनाए जाएंगे। इसी तरह कचहरी में बख्शी खाना है जी, बख्शी खाना में बनाए जाएंगे, और इस तरह दीगर जो नज़दीक जगह है कचहरी से मुंसलिक, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जगह मौजूद है, वहाँ पे चैम्बर बनाए जा सकते हैं। मगर ज़ाहिर बात है एक ये ऐसे तो नहीं कि आज कहा और कल इसके ऊपर काम शुरू हो गया, इसके लिए फंड भी दरकार है। इसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात करके जो जगह है वो भी आपने जो है कचहरी के नाम उसकी अलॉटमेंट करवानी है। इस तरह दीगर जो है वो मसाइल है। ये नहीं कि मौजूदा बार काम नहीं कर रही, मौजूदा बार काम कर रही है। देखिए फैसलाबाद में एक मनसूबा बनाया गया था कि कचहरी से लेकर सेशन कोर्ट तक दरमियान में एक सड़क आती है, 2 सड़क होती हैं, एक वन विथ। तो देखा है अक्सर का वहाँ पे रश लगा रहता है, वकला को गुजरने में परेशानी होती है, बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होती हैं, और अक्सर दफ़ा वहाँ पे एक्सीडेंट भी जो है वो
हो जाते हैं। तो बेसमेंट के हवाले से कि नीचे से रास्ता एक बनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि पार्किंग तो का मसला भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है और अभी तक उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सड़क के साइड पे पार्किंग करना शुरू कर देंगे तो उससे जितना भी ट्रैफिक का निजाम है वो भी बुरी तरह से मुतासिर होता है, लोगों को चलने में बड़ा मुश्किल होता है, राहगीरों को। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अदालत की हदूद के अंदर तो हमें कचहरी के अंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारे मसाले, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि हमें हमारे घर की हदूद के अंदर तो महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन घर की हदूद के बाहर भी देखें तो बहुत सारे लोग उसके साथ मुतासिर हो रहे होते हैं। सेम यही हाल हमारी कचहरी और हमारे जितनी भी बार हैं उसका है, क्योंकि ट्रैफिक का मसला और जितनी पार्किंग का मसला है ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा दरीना मसला है। खान साहब, हदूद के अंदर के मसाइल तो हल करने की जितना ज़रूरत है उतना ही उस हदूद से बाहर के मसाइल हल करने की भी ज़रूरत है। तो इस तरह के छोटे मोटे, हालांकि मैं देखे को बहुत बड़े हाई कोर्ट बेंच एक बहुत बड़ा मसला है, उसके सामने पार्किंग का मसला एक शायद बहुत छोटा मसला लगता है, लेकिन छोटे मसला भी किस तरह से पूरे इर्द गिर्द के इलाके को और जगह को मुतासिर करता है, लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पेश करता है, ये भी एक बहुत सोचने की बात है। तो अभी तक पार्किंग के लिए अगर हम जगह नहीं बना पाए तो हम चैम्बर्स और अंदर के लाइब्रेरीज और डी केयर सेंटर्स और हेल्थ के हवाले से ये सब चीजें कैसे कर पाएंगे? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैंने पहले भी आपको कहा है कि यंगस्टर की तादाद ज्यादा हुई है, कचहरी की जगह उधर ही रही है। अब इसमें मैनेजमेंट जो है वो एक लीडरशिप जो भी उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके लिए हमें पार्किंग प्लाजे की जरूरत है। ये बेसिक नीड है, जाहिर है लोगों ने आना है, अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं तो उन्होंने ब्रेक करना है। अब उसके लिए अगर जगह नहीं है तो वो किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि रोड पे गाड़ी खड़ी करें। जाहिर है कीमती चीज है, बड़ी मुश्किल से लोग अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी के साथ वैसे भी अफोर्ड नहीं करते, तो रिस्क भी बहुत बढ़ लेकिन मजबूरी के साथ अब ये है कि जगह ना होने की वजह से, अच्छा हमने ज़ाहिर फॉलो करना है, मैं समझता हूँ कि हमें फॉलो करना चाहिए उन लोगों को जो दुनियावी लिहाज से ऊपर जा रहे हैं। लोग जो है वो बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, पार्किंग प्लाजा जो है वो उसको कर रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल यूं के त्यों ही रहेंगे। हमारा अभी तक एक भी पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका। बदकिस्मती से वो फैसलाबाद का एक गवर्नमेंट जो मौजूदा तो नहीं मैं कहूँगा, उन्होंने प्लाजा बनाना शुरू किया, वो चन्योर बाजार की बैक साइड, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो बन जाता तो शायद फिर भी कुछ मसाइल कम हो जाते, लेकिन हमारे पास जगह मौजूद है, हम बेसमेंट उसकी बना सकते हैं, उसके ऊपर 1-2 फ्लोर बना सकते हैं, तो ये ज्यादा मसला नहीं है, ये हल हो सकता है। लेकिन इसके लिए वही मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमें जो हमारी प्रायोरिटीज है उनको सेट करना होगा। अगर तो वकला के मसाइल हैं, हम ज़ाहिर है अगर हमें अल्लाह ताला इलेक्ट करते हैं तो हम वकला के नुमाइंदे हैं सबसे पहले। अगर हमने उनकी बात नहीं करनी, उनके मसाइल का हल नहीं करना, हम बाकी शहर के जो है वो मसाइल हल करते रहें, तो हमारा जो नुमाइंदे हैं हम तो वकला के हैं, हम शहर के नुमाइंदे थोड़ी हैं। अगर आपका अपना घर ठीक ना हो, आप पूरे शहर को ठीक करें, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आपने अपनी बात के आगाज में बोला था कि आने वाली नई कैबिनेट बल्कि गुज़िश्ता कैबिनेट्स को भी चाहिए था कि वो वकला के मसाइल के साथ साथ फैसलाबाद के शहरों के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। तो आपने अभी कहा कि आप तो सिर्फ वकला के नुमाइंदगी, तो फिर आप अवाम के लिए किस तरह से आसानियां पैदा करेंगे या उनको कैसे लूप में लेकर चलेंगे? अच्छा, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो बेसिक है हमारा जो है वो एजेंडा जो है या बेसिक जो हमारा घर है, पहले अगर आपका घर ठीक नहीं है तो आप बाहर कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए मैंने आपको पहले बोला कि मैनेजमेंट चाहिए। आप अपने आपके पास इतनी यंगस्टर की जो है वो लॉट मौजूद है, आप उन्हें कर सकते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट को है वो उनके गिव कर सकते हैं कि आप इसको देखें। अगर हम अपने ही मसाइल में घिरे हुए हैं तो बाहर के मसाइल हम कैसे ठीक करेंगे? मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इस शहर के जो हैं वो वासी हैं, हम इस शहर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बार के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम अपनी बार के लिए कुछ करेंगे तो तब जाकर आप समझते हैं कि 1 साल का अरसा काफी होता है बार के मसाइल को हल करने के लिए? मैं समझता हूं कि काफी है। जितने मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनको स्टेप वाइज लेके चलें तो ये काफी है। लास्ट टाइम मौजूदा हमारी कैबिनेट है, उसने एक जो उसका बहुत अच्छा काम है, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की बात की लोगों की, उसमें बहुत सारे हमारे एक तो यंगस्टर
जाना तो हर इंसान ने, उनकी डेथ हुई, चले उसका नेमल बदल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी जो है वो है रिवॉर्ड होना रिवॉर्ड चाहिए होना चाहिए। सर्विसेज का। अच्छा, अब हम इसकी कंटिन्यूशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मेडिकल इसके साथ है, ठीक है। यंगस्टर के अल्लाह न करे उनकी भी फैमिली है, जो हमारे माथे का झूमर है, हमारे सीनियर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को दी है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। हम इंशाल्लाह मेडिकल हेल्थ पे बात करेंगे, हम यंगस्टर के चैम्बर के लिए करेंगे, हम पार्किंग जो है वो प्लाजा उसकी बात करेंगे, लेकिन कोर इशू वही है हाई कोर्ट बेंच। हाँ। मैं समझता हूँ वो यंगस्टर को जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो हाई कोर्ट की है। भाई ने भी बात की है, अगर वो अपीयर नहीं होंगे तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट की हद तक महदूद रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपीयर हाई कोर्ट में होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग कल को सुप्रीम कोर्ट के, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो लायर है, आपको तो इन चीजों का अंदाजा है, वो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के मसाइल की बात करता है, पाकिस्तान के अदारों को बेहतर करने की बात करता है, लेकिन अभी तक तो हम बुनियादी चीजों से महरूम हैं। हाँ। हम उसके लिए इंशाल्लाह बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी हम आगे का सोच सकते हैं। हमने यंगस्टर्स की नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की। इसी तरह से जितने हमारे बैरिस्टर्स हजरात हैं या फिर हमारे सीनियर्स हैं, उनको भी तो बहुत सारे मसाइल का सामना होगा ना। देखिए सीनियर, फैसलाबाद में सबसे पहले मैं पार्किंग के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो वकला की पार्किंग है, आरपीओ ऑफिस से आप शुरू हो जाएं और अगर आप जाते हैं हलाल अहमर हॉस्पिटल चौक तक, तो आपको दोनों तरफ में गाड़ियां नजर आएंगी जी। वो वकला की हैं या साइलिन की है, ज़्यादातर तो वकला की हैं और उसके साथ साइलिन की है। फिर इसके साथ डीसी ऑफिस को जो सड़क है जो जनाब बाग को जाती है, इसके दोनों तरफ आपको गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दरमियान में सेशन कोर्ट आ गई, सेशन कोर्ट के साथ जिला कौंसिल की बिल्डिंग आ गई और सेशन कोर्ट की इमारत आ गई। अब इसके भी जो सड़क है यहाँ पे भी वकला की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसके बाद आप FIC और जिला कौंसिल की बिल्डिंग आ गई, इसके दरमियान में सड़क है, तो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ जो गाड़ियां नजर आएंगी वो वकला की नजर आएंगी। प्रवीण शॉकर कम्प्लेक्स बनाया गया है, वहाँ पे जितनी गाड़ियां खड़ी हैं वो वकला की गाड़ी खड़ी हुई हैं। आप प्रेस क्लब रोड पे आ जाए, आपको वहाँ पे जितनी गाड़ियां नजर आएंगी वहाँ पे वकला की गाड़ियां नजर आएंगी। आप पहले तक सर्कल रोड पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको जितनी गाड़ियां नजर आएंगी वो वकला की गाड़ियां नजर आएंगी। अब जो कचहरी का ये गिरदोनवा का जितना इलाका है ये गाड़ियों ने घेर रखा है, और ऐसे में जिला कौंसिल चौक एहतजाज हो जाए तो सोने पे सागा का काम करता है शहरियों के लिए, उनके लिए जिन्होंने इस रास्ते को इख्तियार करना है, अपने घर को जाना है, दफ्तर को जाना है या कहीं और जा रहे हैं, तो रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है और वो इतना बुरी तरह मुतासर होते हैं, शहरी बच्चे होते हैं, खवातीन इसमें शामिल होती हैं। तो फैसलाबाद में कचहरी, क्योंकि फैसलाबाद शहर के वस्त में वाक़ है, साथ आपको पता है 8 बाजार शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे भी पब्लिक आ रही है, वो सारी यहीं से गुजर के फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में पार्किंग एक छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है वकला का। अंदर भी ये नहीं कि सिर्फ बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ, वकला के जो कचहरी का हाथ है उसके अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और अक्सर जो है तो वहाँ से आपको गुजरना हो तो आपको गुजरने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। गाड़ियाँ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि दरमियान में से इंसान भी नहीं गुजर सकता। इस तादाद में गाड़ियां यहाँ पे वकला के पास खड़ी हुई हैं। तो पार्किंग का मसला जो है वो देखें अब कौन सी काबीना हल करती है। मौजूदा काबीना की जानिब से टोकन सिस्टम मुतारफ करवाया गया है कि गाड़ियां जो चोरी होती हैं, बाइक चोरी होती हैं, तो इस तरह एक तो उनकी रोकथाम हो सकेगी, और दूसरा गाड़ी जो है वो तरतीब से जो है वो खड़ी की जा सकेंगी, पार्क की जा सकेंगी। 500 के करीब टोकन जो है वो जारी किए गए हैं। अब मजीद इसमें जो है वो इजाफा करना है। अब जब मजीद इसमें इजाफा करना है तो इसके लिए हमें जगह भी चाहिए। हाँ। जगह होगी तो गाड़ी पार्क होगी। बिल्कुल। अब गाड़ी तो ऑलरेडी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, जिसकी वजह से वकला जो है वो अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, और मैंने ये देखा है कदर बिल्कुल भी नहीं करते गाड़ियों की। उन्होंने ऐसे फंसाई होती हैं कि रबर खा रही है गाड़ी, वकील को कोई परवाह नहीं है जी, और आ जाएगी। जिनकी फैक्ट्री चलती है, जिनके पास इनकम ठीक है। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, वो सिर्फ वकला की गाड़ियां नहीं है, वो साइलिन भी विजिट करते हैं। हाँ। उनकी गाड़ियां भी हैं। लेकिन अगर हम रूटीन में देखें तो जाहिर बात है, जैसे हम लोग हैं, हमने रोज की बुनियाद अपने ऑफिस तो आना ही है ना, तो मेजोरिटी में तो हमारे ही गाड़ियों की तादाद होगी। साइलिन तो वो है जो कि अपने टाइम टू टाइम अपनी डेट्स के हिसाब से आएगा या विजिट करेगा, आएगा और चले जाएगा। शायद उनको ये मसला उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा होगा जितना वहां पे मौजूद वकला को करता है, या वहां से गुजरने वाले शहरियों को रूटीन की बुनियाद पर। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसी के साथ इन मसलों का हल होना तो बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ बिल्डिंग का अच्छा होना और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो मुनज़्ज़म इंतजाम होना भी बेहद जरूरी है। सिक्योरिटी का हमारे फैसलाबाद कचहरी में एक दो वाक़यात हुए हैं जी। और मैं समझता हूँ
कि ये सिक्योरिटी का इतना अहम इशू है। जी अगर बाकी अदारों को प्रोटेक्शन चाहिए तो इस अदारे को भी बिल्कुल, प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल। इसमें ज़ाहिर है लोग आते हैं तो लोग समझते हैं कि हम सेफ जोन में हैं, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल। सेफ जोन में नहीं रह रहे। अच्छा, इसमें सीपीओ साहब से बात की है मौजूदा कैबिनेट ने कि हमें जो सेफ सिटी के हवाले से जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है शहर के अंदर, उस पे जो है हमारी मदद की जाए। ज़ाहिर है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको सिक्योर किया जाए, उसके लिए जो गेट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो हमें प्रोवाइड किए जाएं। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज आती हैं, उनकी आपस के में क्लैश है, उनको अगर हमने बेहतर अंदाज के साथ लेके चलना है, जब उन्हें अंदाज़ा होगा कि भाई यहाँ सिक्योरिटी मौजूद है, एजेंसीज मौजूद हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से चीज़ें देख रही हैं, तो वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारी बातें इन मसाइल का हल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे सिटी एट 10 और मुल्की सूरत हाल हम सबके सामने है। सूबाई लेवल पर भी हर कोई ये नारा तो लगाता है कि आवाम की खिदमत के लिए हम लोग सियासत में हैं और गवर्नमेंट बनते हैं, और फिर अपनी अपनी कुर्सियों को संभालने के लिए अपने अपने ज़ाती मफादात की जंग चलती हुई हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि आवाम हमेशा से यही चाहती है कि उनके मसाइल की बात की जाए, उनके मसाइल को हल करने की बात की जाए, उनके लिए अच्छे पैकेजेस आए और उनके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों। रिलीफ में कहती हूँ कि इस टाइम पे रिलीफ से बेहतर ये है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छे स्कीम्स लेकर आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंगस्टर्स मुस्तफ़िद हो सके, वो अपने कैरियर में कुछ बेहतरीन कर सके। तो इसी उम्मीद पर फैसलाबाद और फैसलाबाद के वासी भी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। सूबाई हुकूमत का नारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब से हमने देखा है कि उन्होंने हुकूमत संभाली है मुस्लिम लीग नून ने, तब से फैसलाबाद बुरी तरह से नज़रअंदाज हुआ है। लेकिन खैर कहते हैं कि अगर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मुहावरा सिर्फ बैठता है इस टाइम पे, क्योंकि हमने देखा है कि 25 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद का दौरा किया। कमिश्नर ऑफिस की उनकी आमद थी, फिर उनकी ज़ेर सदारत जो है इजलास भी हुआ जिसमें उनके तमाम अरकान असम्बली भी मौजूद थे, टिकट होल्डर्स भी मौजूद थे, जिनको तो खुद भी बड़ा निगलेक्ट किया गया। तो अभी शायद मुझे लगता है कि शायद फैसलाबाद की सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही भरपूर अंदाज से यहाँ के मसाइल को सुना भी, तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रोड्स के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, म्यूनसिपल सर्विसेज कैसी हैं, ये तमाम ब्रीफिंग्स उनको दी गई। और उन्हीं के साथ साथ उन्होंने हदायत भी जारी की हैं कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट खुली कचहरी जो है वो ज़रूर लगाए, जो कि पहले भी सिलसिला चल रहा था, लेकिन उन्होंने मजीद इस पर हदायत भी दी हैं। इसके अलावा उन्होंने आटा, रोटी और दीगर अशिया खुर्दोनोश के हवाले से जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको भी हदायत जारी की हैं कि वो अच्छे से इसको मॉनिटर करें, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि किसी भी तरह की मॉनिटरिंग या किसी भी तरह की जो सर्विसेज है, हम यहाँ पे फैसलाबाद की हद तक सरकारी निरखों का इम्प्लीमेंटेशन करवाने में देख रहे थे कि काफ़ी नाकाम दिखाई दे रही है। जो सरकारी रेट्स आ रहे थे, लोगों को उस दाम पे अशिया नहीं मिल रही थी। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी हदायत भी दी गई, ब्रीफिंग्स भी देंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स और प्लान्स का ऐलान भी किया गया। तो वो तमाम सिलसिला कैसा रहा, 25 सितंबर का दिन कैसा गुजरा और क्या इसके बाद अब फैसलाबाद में हमें तब्दीलियाँ दिखाई देंगी। तजारती मरकज़ भी है फैसलाबाद अहम, तो उसमें किस तरह की चेंजेस आएंगी, इस तमाम मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान से हमारे साथ आज बड़ी खास शख्सियत मौजूद है जो कि बड़े गहरी नज़र रखते हैं शहर पर और शहर में होने वाले मामलात पर। जाहिर बात है कि जब भी हम बहुत इस तरह की सेंसिटिव बातें लेकर आते हैं, वो किसी भी पहलू के हो, तो उसमें एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है सिटी 41 के ब्यूरो चीफ ज़फर टोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर, हम लोगों ने बड़ी नशिस्त में ये बात की है कि फैसलाबाद बहुत निगलेक्टेड हुआ, फैसलाबाद को बहुत नज़रअंदाज किया गया। आपको लगता है कि अब सीएम साहिबा के विजिट के बाद कुछ फैसलाबाद की सुनी जाएगी, हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? 25 सितंबर के दिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो दिन कैसा रहा, विजिट रहा यहाँ पे। बहुत हर कोई, जाहिर बात है, जब भी कोई हमारा हुक्मरान यहाँ पर आता है तो सब इदारे भी बड़े अलर्ट हो जाते हैं और जाने की देर होती है, फिर हम वैसे ही सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि अब क्या होगा? जीनत, इस दौरे के दो अंदाज से आप इसको देख सकते हैं जी। एक तो जो अपेरेंटली नजर आ रहा है, मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब आई, ज़रई ग्रेजुएट्स ने ज़रई यूनिवर्सिटी के इकबाल ऑडिटोरियम में उन्होंने तकर्रनामे तकसीम किए।
ये बहुत अच्छा स्टेप था और जी। प्योरली ऑन मेरिट, शी क्लेम्ड के प्योरली ऑन मेरिट किए गए और मेरा ख्याल ऐसे ही है, बिल्कुल उन्होंने ठीक है। मेरिट एक बनाया, उस पर जो आया उसको जी, दे दिया। जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। एक बड़ी तवील नशिस्त उन्होंने फैसलाबाद के जो इनके मुंतखब अरकान असेंबली, टिकट होल्डर्स और सिटी और सदर के जो इनके जनरल सेक्रेटरी और सदर, मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर और जनरल सेक्रेटरी, ये जी। शामिल थे। और ये मीटिंग रूटीन से जो या मतलब जितना टाइम मुतवक्किल था उससे काफ़ी तवील हो तवील गई। थी। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, हमें सोर्सेज से पता चला और जो बाद में इन्होंने हैंड आउट जारी किया, एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें बनाया जाएगा, जी। सतियाना रोड को मोटरवे से बनाया जाएगा, शेखपुरा रोड तामीर की जाएगी। इसके अलावा पूरे पंजाब में एक प्रोजेक्ट वासाज, जितनी भी वासा है इनकी, उनको उनकी री एस्टेब्लिश उनको किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं आउटसोर्स की जा रही हैं। अच्छा। और फिर इन्होंने बताया कि 8000 लोग भर्ती किए जा रहे हैं जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स या इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स उनको कह लें, वो गवर्नमेंट के फैसले जो होंगे महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से खास तौर पर इसके साथ उन पर अमल दरामद करवाएंगे। उन्होंने मजीद चीज़ें कहीं, लेकिन ये मेन अच्छा इसके साथ साथ कुछ उन्होंने मजीद चीज़ें कहीं, लेकिन ये मेन चीज़ें जाएगी और जी। फिर हमें सामने नजर आई। और बसें थी, जी, मेट्रो 100 बस दी जाएगी और फिर मेट्रो बस बनाई जाएगी। बाहर देख रहे हैं। अब अगर बाजार देखने को तो ये बहुत अच्छा लगता है हो जाए तो और है बाहर देखने बड़ा अच्छा में लगता से- है। बाजार देखने में मैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। हम्म, इनमें हमें एक दो मनसूबों के सिवा कुछ भी नया नजर नहीं आता। हाँ। जैसे बुज़दार साहब थे पीटीआई के दौर में, तो वो 14 अरब रुपए 3 बार दे के गए, यानी अनाउंस किए 3 बार कि मैं शहर के लिए 14 अरब रुपए के मनसूबे उनका ऐलान कर। अगली दफा वो आया, हमने कहा जी बुज़दार साहब आपने 14 अरब रुपए के मनसूबों का ऐलान किया था, वो मिले नहीं अभी तक। वो बात का जवाब नहीं दिया। फिर एक और मौके पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ आए, फिर ऐलान कर दिया। 3 दफा आए, 3 दफा 14 अरब का ऐलान किया और एक दफा भी नहीं मिले। तो ये जो मनसूबे आईटी यूनिवर्सिटी का है, इंटरेस्टिंगली ये 2013 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने थे, उस दौर का ये मनसूबा है कि फैसलाबाद में पुरानी जी। सब्जी मंडी की जगह आईटी IT यूनिवर्सिटी बनाई सेक्टर होगा। जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बनी। अब फिर वही आईटी यूनिवर्सिटी की बात हो रही। अब अगर बन जाती है तो फर्ज करें तो 13-14 से लेकर 10 साल से आईटी यूनिवर्सिटी का ही क्रेडिट लिए जा रहे हैं। कोई बना भी दें कितनी दफा, हर दफा आईटी यूनिवर्सिटी बनेगी, आईटी यूनिवर्सिटी बनेगी, बना दें तो एक खबर कितनी दफा उसका क्रेडिट लेना। अभी तो ये कोई नया मनसूबा नहीं। जी। अच्छा, शेखपुरा रोड की बात कर लें। शेखपुरा रोड का मनसूबा इनके जो सूबाई तरक्याती बजट में शामिल हो चुका था, जी। फिर निकाल दिया गया। ये टूट गई है पूरी सड़क, जी। अभी बनानी नहीं तो और क्या करना है, बनानी है ना। बिल्कुल। आपने शामिल करके फिर निकाल दी। अब आपने फिर कहा कि बनाएंगे, वही हमारे लिए तो इसमें कोई नई बात नहीं। जी। जाहिर है बनानी पड़ेगी ना। हाँ। पहले भी आपने शामिल करके फिर निकाल दी, फिर जी, शामिल कर दी। जी। तो ये मोटरवे, सतियाना रोड को मोटरवे से मिलाना, हाँ। ये मनसूबा पिछले दौर में था, जी। इसमें भी कुछ नया नहीं। ये पिछली गवर्नमेंट के दौर में ये चीजें हुई थी कि सतियाना रोड मोटरवे 20 किलोमीटर का टोटा है, उसको मिला दें तो काफी वो करीब हो जाएगा। सही है। तो ये भी नया नहीं मनसूबा, पुराना हाँ, मनसूबा पुराना है। मनसूबा है। मेट्रो बस की इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। 2013 में जब वज़ीर आला बने शहबाज शरीफ, तो उसी वक्त इन्होंने उस वक्त भी ऐलान किया कि फैसलाबाद में मेट्रो बस चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल विनय तो फैसलाबाद में मेट्रो बस की बात जब हुई तो फिर उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह खान, उन्होंने इस मनसूबे की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की जो सड़कें हैं वो इस काबिल नहीं कि यहाँ वो मेट्रो चल सके, मेट्रो बस चल सके, या ये कि जितने बड़ा बजट इसमें लगना है, इससे हमारे शहर के कुछ और मनसूबे बन सकते हैं। तो वो कन्विंस नहीं थे कि यार फैसलाबाद में कोई मेट्रो कहाँ से गुजरेगी, कैसे होगा। लेकिन वो भी 10 साल पुराना मनसूबा, अभी दोबारा से वो
कर दिया कि जी, मेट्रो फ्रेश बस कर दिया बनाएंगे। गया। हाँ, नई बात यह है कि ये बसें इन्होंने कहा चलाएंगे, जी ये पहले मरहले में बसें चलेंगी 100, ये अच्छा मंसूबा है, जी, ये होना चाहिए। लेकिन कब ऐसी होता है, टूटी-फूटी सड़कों पे अब चलेंगी। सड़कों वाली बात, ये बात भी तो बसों वाली आप कितने अरसे से सुन रहे हैं। हाँ, तो मतलब एक खबर, एक फैसला जो करते हैं उसका इतना डंडोरा पीटा जाता है कि जैसे पता नहीं कितनी, मतलब अभी बच्चा वेट कर रहा है किधर हैं वो बसें जिनका इतनी बार हम सुन रहे हैं, इस रूट पे चलेगी, उस रूट पे हमारे चलेगी। सियासतदान खुद अपनी कमजोरियां या अपने कहे हुए जुमले अवाम के हाथों में देकर चले जाते हैं। जब वो ट्रोलिंग का या उनको फिर तनकीद का सामना होता है तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो वही चीजें जैसे कि आपने 1 बाय 1 बड़ी तफसील से बताया कि ये फलां टाइम पे अनाउंस हुआ, फलां टाइम पे अनाउंस हुआ, फलां टाइम पे अनाउंस हुआ, कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं। लेकिन किसी को कहीं से शुरू तो करें, ताकि आपने चलो हम सुनते कि भाई 2013 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर आपकी गवर्नमेंट चली गई, अगले ने उसको परस्यू नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया, तो अब आप दोबारा से उसको शुरू कर रहे हैं, तो कुछ नया लगता है कि चलें ठीक है वही अब आगे बढ़ेगा। पाया तक मिल तक तो चीज तब पहुंचेगी जब उसका आगाज होगा। यहाँ पे तो आगाज ही नहीं होता, और बसेस से कहाँ पे चलेंगी, इन्हीं टूटी सड़कों पर, खड्डों में। इतनी बर्जस्तगी से ये जुमला कहा कि मेरी हंसी निकल गई, सच्ची बात। ये बहुत ही रेलेवेंट बात है हाँ, कि एक आपके वजीर अगर 10 साल पहले कह रहे थे कि यहाँ मेट्रो कैसे चल सकती है जी, यहाँ तो सड़कें तंग हैं, हाँ। या लोड ऑलरेडी बड़ा ज्यादा है, या कैसे बनेगा, मतलब शहर की बिल्कुल। सड़कें तंग हैं, तो वो 10 साल में ट्रैफिक का लोड जो इतना ज्यादा बढ़ ज्यादा गया, हो गया और सड़कों की फिर कैसे सूरत और चलेंगे? खराब हो गई। पहले भी यहाँ शरफ दौर में चली थी बसें, हम्म, तो वो इतने एक्सीडेंट किए थे उन्होंने। ये हमारे एक साबिक जिला नाज़िम के, उनकी भी कंपनी की बसें थी, तो वो बहुत एक्सीडेंट हुए, क्योंकि इनको एक टाइम दे देते हैं कि आपने जी इतनी देर में यहाँ पहुंचना है। वो आप देखें फैसलाबाद की सड़कों पे तो मोटरसाइकिल पे गुजरना बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है। आप वो इतनी बड़ी बसें जब चलाई हैं उन्होंने, और टाइम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने पहुंचना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाएं, ज्यादा पैसे कमाएं। तो वो ड्राइवर आपको पता है इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं, हाँ, उनको तो बिल्कुल, टाइम दे दिया, और इतने बंदे मारे उन्होंने, बहुत बिल आखिर बंद करनी पड़ी। अभी ये इतना सादा मनसूबा नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी बसें जब चलेंगी तो अब अल्लाह खैर करे, इसके अगेंस्ट या तो फिर आपको चिंकी रिक्शे बंद करने पड़ेंगे, वैगनें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ ना क्योंकि कुछ सारी करना बात है पड़ेगा। ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक का लोड इतना हाँ, ज्यादा, बहुत ऊपर से ज्यादा। टूटी सड़कें जो आपने कहा, खड्डों पे चलाएंगे, क्योंकि आप सारी बात सड़क है, पे आप तो खड़े पड़ेंगे। अपनी ही बात को काउंटर कर रहे हैं ना कि 10 साल पहले एक बात कही गई, शायद 10 साल पहले इन सड़कों की सूरत हाल बकदरे बेहतर थी, और अब सूरत हाल और भी ज्यादा हमें खराब दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीजें किस तरह से अमल में आएंगी, प्रैक्टिकली ये कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद में कुछ बेहतरी आए, क्योंकि जिन मंसूबों की, जिन प्लान्स की बात की गई, बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने उसको बयान किया कि वो कब कब से और किस किस टाइम पे अनाउंस किए गए, फिर पार्टी की तरफ से कहाँ कहाँ पे मुखालफत आई, और उसके बावजूद फिर से उन्हीं को रिफ्रेश करके मैं तो कहूँगी कि दोबारा से अवाम के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ कहने की हद तक ना हो, उन पर अमली तौर पर जो है वो एक्शन किया जाए, और उसके बाद हमें कुछ बेहतरी दिखाई दे। सर, म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से भी बड़ी ब्रीफिंग दी गई, लेकिन हम देखते हैं वासा का, पीएचए का, यहाँ पे जो पूरे का पूरा सिस्टम रहा है, बारिशों की नजर, मानसून का पूरा सीजन किस तरह से शहरियों ने मुश्किलात के साथ गुजारा है, और इस हवाले से फिर क्या उस टाइम पे तो हुकूमत की तरफ से कोई भी हमें स्टेटमेंट नहीं दिखाई दी फैसलाबाद के लिए, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि पंजाब में रहने वाला हर कोई मेरी जिम्मेदारी है, किसी बासी के दरमियान, किसी शहरी के दरमियान, चाहे वो लाहौर का है, चाहे वो फैसलाबाद का, या किसी भी दूसरी सिटी का है, उसमें कोई फर्क या तफरीक नहीं मैं करती। लेकिन वो तफरीक तो बड़ी वाज़ेह हमें दिखाई दी है। जी बिल्कुल। अभी म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात करें तो अभी मैं घर से जब दफ्तर की तरफ आ रहा था तो इतना तेज तूफान और आंधी और बारिश, चंद मिनट की बारिश ने पूरी शेखपुरा रोड जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, तो वो आप ये कहते हैं दिन में रात का समा था, बिल्कुल अंधेरा हो गया, नजर कुछ नहीं आ रहा था। गाड़ियों ने लाइटें जला रखी थी कि लाइटों में नजर आ जाए, लेकिन बारिश इतनी शदीद थी कि वो वाइपर काम नहीं कर रहे थे इतनी तेजी के साथ, तो विजिबिलिटी बिल्कुल जैसे जीरो हो गई थी। और ये खड्डों वाली सड़कें हैं, आपको पता है, यहाँ ये भी डर रहता है पता नहीं कहाँ गाड़ी टायर वो खड्डे में पड़ जाने।
और मैं सोच रहा था कि अगर ये कोई आधा घंटा 1 घंटा और हो गई बारिश, जी तो ये तो वासा की, फिर वही वासा का खर्चा जाना, हमारे जाना जो कुछ जाना है वो तो कहेंगे कि हम कर रहे हैं वासा एट वर्क, वो लिख देंगे, हाँ तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन खुद वो क्लेम करते हैं वासा वाले कि 35 मिलीमीटर बारिश हो तो हम इसको बंदोबस्त कंट्रोल कर सकते हैं उसका, इससे ज्यादा तो फिर हमारे बस से बाहर है। यहाँ बारिशें इस सीजन में जो हुई हैं वो तो 135 से भी ज्यादा हुई, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि कहीं ज्यादा हुई। हाँ जी तो वो फिर जो हाल देखा सड़कों का, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मरियम नवाज साहब इधर या जो भी हमारे सियासी लीडर हैं वो पीटीआई के हों या इन नून लीग के, वो जो भी इक़्तिदार में रहते हैं उनको शेखपुरा रोड की सैर जरूर करवानी चाहिए, और बारिश के दिन में करवानी चाहिए ना। और यकीन करें उनकी गाड़ी जो है ना तमाम तर प्रोटोकॉल के बावजूद मेरा ख्याल कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएगी। तो इस तरह के शहर के हालात हैं कि पानी की निकासी का बिल्कुल कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है, और स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और इसके साथ साथ खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों पर, गड़े पड़े हुए हैं, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, खुले मैन होल्स, किसी की भी जिंदगी ले सकते, जान ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ पार्क्स और बागात और ग्रीन बेल्ट्स की तो बात ही क्या है, ये पीएचए तो समझे है ही नहीं, बहुत बुरी हालत। और साफ सुथरा पंजाब का जो नारा लगता था वो हाँ जी, साफ वो सुथरा हम देख पंजाब रहे क्या हैं। फैसलाबाद पंजाब से बाहर निकल गया। जी। इस बार तो हमने देखा है कि ये जो ग्रीन बेल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, पार्क्स की बात कर रहे हैं, पार्क्स के इतराफ में हम, पार्क्स के अंदर और बाहर की हदूद में जिस तरह से कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं, ऑल्दो कहने को तो ये एक सेहतमंद एक एक्टिविटी होती है कि आप सुबह सुबह जाते हैं, वॉक करते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल के साथ मुझे लगता है कि बंदा सोच अपने घर पे ही रह ले, अपनी छत पे वॉक कर ले तो बेहतर है। 4 पौधे लगाएगा, उसका ख्याल खुद ही उसका रख ख्याल लेगा। खुद रख लेंगे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ हमारे महकमों का आपस में इख्तियारात पे झगड़ा होता है या जिम्मेदारियों पे झगड़ा होता है। वासा अपना कचरा फेंकता है तो वो कहते हैं ये हम उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाएगी। अच्छा, इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अलग है, वो कहते हैं हम फलां जगह होगा तो उठाएंगे, फलां जगह होगा तो नहीं उठाएंगे। उसके नतीजे में हमें आप सड़कों पर कूड़े करकट के ढेर भी नजर आते हैं, और मतलब यूं लगता है जैसे महकमों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जी। और फिर ये कि रियासत के अदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जी या फिर वासा हो, पीएचए हो, एफडीए की भी इल प्लानिंग होती है, कोई मंसूबे इस तरह से नहीं बनते कि प्लान्ड सिटी, जैसे हमसे तो अच्छे वो थे जिन्होंने शहर बसाया था, वो कितना प्लान्ड सिटी था। हमसे अच्छे तो हजारों साल पुरानी तहजीबों के वारिस थे, जो जिन्होंने ये गंधारा तहजीब जो थी, मोहनजोदड़ो थे जी, आप टेक्सला की तरफ आप देखिए जाके, और हड़प्पा चले जाएं, इतने प्लान थे वो हजारों साल पहले। हम आज की इस जदीद दौर में भी हम बगैर प्लान के कॉलोनियाँ काटे जा रहे हैं। आप एफडीए जाएं, आपके कागजात पूरे हैं या नहीं हैं, वासा का सर्टिफिकेट लेना है, बिजली का लेना है, नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से नहीं मिलता है, फिस्को से आप कॉलोनी बनाते हैं, काटते हैं, लोग फंस जाते हैं और फिर पड़े रहते हैं। कोई चेक गवर्नमेंट का नजर नहीं आता, पुलिस शुतरे बेमहार है, इंतजामिया पे कोई चेक नहीं है। मरियम नवाज साहबा को फैसलाबाद के मामलात पर इस तरह से एक आध मीटिंग में कुछ तरक्याती मंसूबे, वो भी पुराने जो हैं, तो वो करके थोड़ा सा उसको जैसे आपने कहा रिफ्रेश करके या उनकी थोड़ा सा मेकअप करके वो मुहावरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं वैसे बोल देता हूँ, पुरानी कहते नई बोतल में पुरानी शराब तो वो मतलब उस तरह का मामला है कि वही चीजें पुरानी बेचे जा रहे हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेबल नया लगा दिया, तो बल्कि लेबल भी पुराना ही है। अब आके कर रहे हैं वो जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे, उसके साथ इस तरह का सलूक होना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त का लफ्ज हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि वोट के जरिए
अपना माफी ज़मीर बयान करें, उनको हटा दें जो भी लोग तो हमारे हाथ उससे तो हमने किया, लोगों ने किया, हम्म, फिर उसकी सजा भुगती। बिल्कुल। कुछ नहीं है हम तो फैसलाबाद तो अभी तक भुगत रहा है। भुगत रहा है ना। हाँ। तो मैं कहता हूं कि यकीन करें, ये मैडम आई हैं, मैडम चली गई हैं, मैडम खुद ही फरमा के गई ज़रा यूनिवर्सिटी में कि मुझे लगता है अभी कोई पता नहीं कि कब तक मैं हूँ, हाँ। कितने साल हूँ यहाँ, पता नहीं चलता कुछ चीज़ों का। क्या तो मामला मुझे यूँ चलते लगता है कि जैसे उन्हें कोई पता चल गया है कि कुछ मामला कुछ अच्छे ना हों, तो ऐसी सूरत में तो फिर और बुरी खबर है। हाँ। कि अब जो नए मंसूबे, जो पुराने मंसूबों पे नया करके उसको गई हैं, तो ये क्या फिर कोई बाद में आने वाली गवर्नमेंट बनाएगी? पता नहीं, ये तो एक बार फिर अब कहेंगे हम हाँ, यहाँ बसें देंगे, हम हाँ, यहाँ वही सुनेंगे हम वो फिर से। बनाएंगे, IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हाँ, अपना होगा, अपना हम बैन अल-अक़वामी मेयार का सफारी पार्क बना देंगे। बना- पार्क्स ये की गठबंधन पहले पार्क की जाके बात- आप ये भी जाके बहुत पुराना मंसूबा है। हाँ, नहीं आप पहले पार्क्स की जाके सूरत हाल तो देखिए, आप नेशनल लेवल पे तो पार्क को कुछ कर दें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना तो एक अलग हमें हम बात है। कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड छोड़ें प्लीज। सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी छोड़ें, लोकल स्टैंडर्ड की भी बात हम तब करेंगे जब हम अपनी शाहराहों पे महफूज होंगे। अमन अमान की सूरत हाल की जो भी सूरत हाल, उसके हवाले से भी बड़ा अपडेट किया गया। पुलिस को उन्होंने बड़ा जो है वो ताकीद की कि आप खुली कचहरी लगाएं, लेकिन मैडम को किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि अभी की मौजूदा सूरत हाल में हर 15 मिनट में एक केस रिपोर्ट हो रहा है, चोरी चकारी के हवाले से, डकैती के, रॉबरी के हवाले से, स्नैचिंग की जाती है लोगों। अब तो 2-2 हज़ार की चोरी पर आपको लोग फायर मतलब आपको गोली मार के चले जाते हैं। इतनी वर्स्ट सूरत हाल हो गई है, इतनी बुरी तरह से शहर का अमन अमान जो है वो खराब हो गया है। लोग नहीं महफूज हैं शाहराहों पर, बल्कि रशी एरियाज में सर अब तो महफूज नहीं है। रशी एरियाज में मुझे लगता है चोरी करना ज्यादा आसान लोगों के लिए हो गया है ना। अच्छा, इस पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और बड़ी तशवीशनाक बात जी। जो रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई पुलिस हुकाम की तरफ से अमन अमान के हवाले से, और वो बड़ी मायूस कुन है। उन्हें ये बताया गया कि पिछले काफ़ी अरसे से या 6 माह से, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, वो कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हुई है, जुराइम में नुमायाँ कमी हुई है और हालात बहुत बेहतर हुए हैं अमन अमान के हवाले से। यानी उनको सब अच्छा है कि रिपोर्ट पुलिस हुकाम ने पेश की है। इससे ज़्यादा भोंडा मजाक क्या हो सकता है कि मतलब यहाँ बंदे मर रहे हैं, यहाँ डकैतियाँ, राहजनी की वारदातें हो रही हैं, यहाँ ज़बरदस्ती कब्जे हो रहे हैं लोगों की ज़मीनों पे, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, और हर तरह का डकैती के दौरान मर्डर, ये वाक़यात, और हर तरह का क्राइम ख़वातीन के खिलाफ, मुलाजमें जो रखी होती हैं घरों में मुलाजमाएँ, उनके साथ नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। कोई शक्ल क्राइम की ऐसी नहीं जो फैसलाबाद में नहीं हो रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जी वो अब सब कुछ बहुत बेहतर है, सब अच्छा है, और बड़ी नुमायाँ कमी हुई जुराइम में। तो जब वो तो ज़ाहिर इन पे डिपेंड करते हैं ना, अपना तो मैकेनिज्म है कोई नहीं, और MP MNA जो थे उनके अपने काम निकल रहे हैं तो बस फिर खैर है। अगर उनका अपना काम कोई नहीं किया पुलिस ने तो फिर वो पुलिस बुरी है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि देखिए, अरकान असम्बली को आप शरीक इक़्तिदार करते हैं तो फिर आप वो फीडबैक मिलता है। चलें, अभी इनके 3-4 MP, 4 MP, 1 MNA। अब उन्होंने ये कहा है कि एक नई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें सारे टिकट होल्डर्स और अहदेदार पार्टी के वो शामिल किए जाएं, और इसके साथ साथ अरकान असम्बली। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक बड़ी ग्रैंड कमेटी बनाने का कहा है। उसके बाद हो सकता है कि मामलात में कोई बेहतरी आए, अच्छा फीडबैक उनको जाए, लेकिन अफसरान को यूँ आज़ाद छोड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब का भी यही होता था कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत करना, तो ये भी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत करने का प्लान इनका है। अरकान असम्बली को ज़रा फासले पे रखा हुआ। लेकिन अब एक चेंज मुझे जो महसूस हो रही है वो ये है कि इस बार अरकान असम्बली को शामिल करना, फिर ये कहना कि पता नहीं मैं कब तक हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कुछ कर जाऊँ, और फिर राना सनाउल्लाह खां को दोबारा से अहमियत देना। यूं लगता है कि जैसे एक महाजराई का नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा। कि अपने साथियों को दोबारा से साथ मिला के और शरीक इक़्तिदार करके, ताकि कल को वो गिला ना करें जी हमें तो किसी ने अपने दौर में भी पूछा नहीं, अब हमसे क्या तवक्को करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो हालात हैं
वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई इतने फेवरेबल नहीं हैं, या अगर होंगे भी तो बहरहाल एक शदीद महाजराई का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तो उसी की वजह से ये सख्त बंदी की जा रही है कि पुराने साथियों को साथ मिलाया जा रहा है और नाराजगियां दूर की जा रही हैं। और मैंने ये बड़ी वैसे चेंज भी देखी कहते हैं इस ना दौरे 1 के और दौरान। 1 2 11 होते हैं, तो कहीं ये वो वाला सिलसिला तो नहीं है कि अपने आप को थोड़ा सा और मजीद मजबूत किया जा रहा है ताकि अगर कल को जाके कोई भी हालात होते हैं तो उसमें सर्वाइवल की जो जंग होगी उसमें जितने सिपाही ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें ये नाराजगियां भी फिर खत्म हो जाती है ना कि वो कहेंगे जी हमारी अपनी ही गवर्नमेंट ने तो हमें सुना नहीं, पूछा नहीं कुछ, किसी काम में के सिलसिले में हमें तो कोई एतमाद में नहीं लिया। अब हमें कहते हैं जी फाइट करो, अब हमें कहते हैं ये करें वो करें, या फिर यूं है कि उनको मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि जिन पुराने साथियों को एतमाद में लेके कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं उनको दोबारा से मुतहर्रक किया गया है और टिकट होल्डर्स को भी शरीक इक़्तिदार एक तरह से कर लिया गया है। वो अपने प्रपोजल्स देंगे और उनकी मुशावरत से सारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जो है वो काम करेगी। तो ये यूँ लगता है इस दौरे की सबसे अहम चीज़ ये थी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। और ये चीज़ जो है ये एक सियासी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे का भी कुछ पता देता है। कुछ पता, कुछ ना कुछ निशानदेही करके गई है। होना तो ये चाहिए था कि मैडम को जितनी भी सूरत हाल है उससे जो एक्चुअल है उससे हम आगाह करते, सब अच्छा की रिपोर्ट देने की बजाय, क्योंकि अवामी नुमाइंदगान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अवाम के मसाइल को सामने रखना ताकि उनको पता चलता है कि फैसलाबाद किस तरह के मसाइल से घिरा हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और शहरी सूरत हाल पर, अवामी मसाइल पर और किस तरह से हुकूमत की गहरी नज़र होनी चाहिए और जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मसाइल को हुकाम आला तक रखें, उनके सामने। वज़ीर आला पंजाब को बताते जब उनका दौरा था बड़ी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उनको बताया जाते कि अवाम को किस किस तरह की और किस किस अंदाज में मसाइल का सामना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे इदारे थोड़े से यहाँ पे मैं कहूँगी कि बीच में चीटिंग कर जाते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर कोई सवालिया निशान ना उठे इसलिए बता दिया जाता है कि सब कुछ जो है वो रूटीन के मुताबिक और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। अगर हम एक्चुअल रिपोर्ट सर उनके सामने पेश करते तो मसाइल का हल करना उनके लिए आसान हो जाता, उनको हदायत देना, इंस्ट्रक्शन देना आसान हो जाता। लेकिन हम खुद की ज़ात पे कोई बात ना आए, हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को, उनके मसाइल को, उनको जो अमनो अमान के हवाले से जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दांव पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये एक तो अमन अमान के हवाले से अगर बात करें तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस पे काश वो एसएसपी ऑपरेशंस की तैनाती का ऐलान करके जाए। खैर वो इसके ऐलानात तो नहीं होते इस तरह की मीटिंग में। मकसद ये कि वो अपॉइंट होना चाहिए था उनके आने से पहले। अभी आप देखें इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो पीसीबी करवा रहा है जी इकबाल स्टेडियम में टूर्नामेंट, इतनी दुनिया देखने आ रही है। खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए हर एसपी जो है मुतल्लिका अपने अपने रेंज का, डिवीजन का, वो अपने अपने इलाकों में कर रहा है। एसएसबी ऑपरेशन एक ऐसा होता है वो सबको देख रहा था। बिल्कुल वो सीपीओ के बाद सबसे अहम तरीन होता एसएसबी ऑपरेशन होता है। वो बेसिकली सीपीओ के बिहाफ पे पूरी पुलिस को वो चला रहा होता है। वो एसएसपी ऑपरेशन का ना होना ये बड़ी खतरनाक बात है और यही वजह है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मुझे जो ज़ीनत सबसे एक बुरी बात लग रही है कि पुलिस के अंदर भी सियासत चल रही है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी। सीपीओ मांग रहा है कि मुझे एसएसपी ऑपरेशन दिया जाए, उसको नहीं दिया जा। कई दफ़ा उसने मांगा कि मुझे दें, मैंने जिला चलाना, नहीं दे रहे क्योंकि जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास ही एसएसपी ऑपरेशंस का इंचार्ज वो चार्ज दिया हुआ है। जी जी। एक ही बंदा सब कुछ वो कर रहा है। हाँ, एडिशनल चार्ज जितना भी होगा ये सारा क्राइम का जो मसला बनेगा तो नाकामी अगर होती है तो किसके खाते में जाएगी? सीपीओ के। तो सीपीओ की शोहरत खराब होगी, सीपीओ से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ। सीपीओ को फला ऐसे नहीं, उसका कोई होल्ड नहीं, कोई होल्ड उसके हाथ पांव बांध के आप होल्ड क्या करवाएंगे? हाँ।
तो वो इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अंदर, या जो भी अमन अमान के जिम्मेदार अदारे हैं उनके अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स होना, हाँ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कि हमें जो कुछ भी देना है अमन अमान के हवाले, वो सीपीओ इज रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ना आईजी ने करना, ना किसी और ने करना, जी, सीपीओ जी, इज जी, रिस्पॉन्सिबल। तो सीपीओ अगर एसएसपी ऑपरेशंस मांग रहा है तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतने बड़े जिले को इस ओहदे के बगैर चलाया जा रहा है? क्या वजह हो क्या सकती है अफसरान सर की इसके कमी पीछे है? की? क्या क्या मसला है? हाँ, मतलब हम शहरियों को आपने जुराइम पेशा नासर के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। डकैतियां, तो चोरियां, सर इसका सब कुछ हो रहा है। फिर जवाब दे कौन है, जब उनकी तरफ से तो डिमांड जा रही है कि जवाब उनको देखें, ये देना आईजी पंजाब जवाब दें हम्म, और वज़ीर आला जवाब दें, और यहाँ शहर के जो अरकान असेंबली हैं वो जवाब दें हम्म, कि आप क्यों डिमांड नहीं करते, आप क्यों नहीं मांगते कि हमें एसएसपी ऑपरेशंस दिया जाए। माजी में भी हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता रहा। हम्म, ये अजीब बात है कि अफसर ओएसडी बनाए होते हैं, बैठे होते हैं, अजाफी अफसर बैठे होते हैं दफ्तरों में, हाँ जी, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं की जाती। हाँ, ये अजीब एक बात है। आपने कोई अलहदा से को भर्ती तो नहीं करनी कि अलहदा हाँ, से हाँ, तनख्वाहें बिल्कुल देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका दफ्तर खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो आप इतना ही गैर हम समझा हुआ है इस शहर को। आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे, हाँ, सबसे ज्यादा पंजाब में ये देता है जिला, बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना रेवेन्यू देने के बावजूद आप उसके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। यहाँ के तरक्याती इदारों का बुरा हाल, यहाँ के इंतजामी अफसरान का बुरा हाल, यहाँ के पुलिस अफसरान का बुरा हाल, अदारों की कारकर्दगी इतनी खराब। तो भाई मतलब फिर आपके साथ जो इलेक्शन में होता है हाँ, वही होना होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो फिर ऐसा ही लोग रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल जो इन्हीं उनके साथ वजूहात के होता है बिना वो पे उसी का रिएक्शन नजर आता आपको है। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आपको निकाला गया। हाँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने ये तो जिक्र इसमें कर लिया कि इस पूरी जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स शामिल हुए। कौन से ऐसे नामवर शख्सियात हैं जो कि इसका हिस्सा नहीं बनी? इंटरेस्टिंगली इस बार तो राना सनाउल्लाह खां भी शरीक थे, बल्कि अच्छा। कहा जाता है कि वो साथ ही आए थे तैयारे में, हाँ, हाँ, मरियम नवाज साहबा की, और इससे वो बैठे भी साथ साथ ही रहे। तो तलाल चौधरी उनकी गाड़ी चला रहे थे। तो बेसिकली तलाल चौधरी पे हाथ है मुस्लिम लीग नून का, सही है, खास सही तौर पे है, चीफ मिनिस्टर का, बिल्कुल ठीक, कि उनके काम नहीं रुकते। हाँ। वो फुल इस वक्त बाइख्तियार हैं फैसलाबाद के बारे। लेकिन एक तासर था कि राना सनाउल्लाह खां को इग्नोर कर रही है नून लीग, अच्छा, बड़े अरसे से हाँ। कुछ डिफरेंसेस चले आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस इस बार जरा मुख्तलिफ था। बल्कि ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा जब एयरपोर्ट पे आए थे जी, तो उस वक्त वो राना सनाउल्लाह खान नहीं गए थे उधर। जब भी मौका मिला वो दूर दूर रहे। हाँ, अब ऐसा हुआ है कि वो साथ साथ थे, तो उनके जुम्मे भी लगाए कुछ काम मरीम नवाज साहबा ने, चीफ मिनिस्टर ने, कि जितने हल्के खाली हैं वहाँ कुछ मुनासिब उम्मीदवार देखें, काम करें। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के जो मेंबरान के नाम शाम इसको फाइनल करना बनाना, वो भी उनके जुम्मे लगाया। तो यूं लगता है कि पार्टी ने दोबारा से राना सनाउल्लाह खान को ऑन कर लिया है। ऑन कर लिया है, और अब वो तासर किसी हद खत्म तक होगा। जायल हो गया है कि अब उनके दरमियान फासले हैं। जी, अगर हैं भी तो पहले की तरह नहीं रहे। और यहीं से मैं कहता हूं कि राना सनाउल्लाह एक मुजाहमत की अलामत है, क्योंकि फाइट करने की। तो मुझे लगता है कि पुराने दोस्तों को जो साथ मिलाया जा रहा है, गलतफहमियां या फासले कम किए जा रहे हैं, तो उसका मतलब एक ये भी बनता है कि दोबारा से मुस्तकबिल में कुछ होने वाला है जिसके लिए सफबंदी की जा रही है, पुराने साथियों को साथ मिलाया जा रहा है, और कुछ बड़ा होने वाला है। अक्टूबर बड़ा हमें वैसे, मतलब हम इस चीज के लिए रेडी रहे मेंटली तौर पे कि अब अक्टूबर में कुछ हमें बड़ा दिखाई देगा। लग रहा है कि अक्टूबर में कुछ ना कुछ कोई उसके बड़ा अहम महीना। इसी में हाँ। चीफ जस्टिस भी नए, उनकी तैनाती भी होनी है। हाँ, होनी है या नहीं होनी, जो भी मतलब उसमें डिसीजन होना है। हाँ, हाँ, होनी तो है,
और लेकिन हमारे यहाँ जरूरी नहीं होता कि अच्छा, आपने जो कहा होना होता है वो हाँ, हो जाए। हो ही जाए। बड़ा वो ये तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सी चीजें होती है जो कि हमारे यहाँ हो जाती हैं, वो चाहे मौसम के लिहाज से हो या सियासी मौसम के लिहाज से हो, तो ये बड़ा एक हमेशा से हमारा रहा है। आपने कहा तलाल चौधरी बड़ा इसमें बाइख्तियार फैसलाबाद के हवाले से दिखाई दे रहे हैं हर लिहाज से, तो उसके बावजूद शहर की ये सूरत हाल है, तो इस हवाले से कभी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से आपको क्या लगता है कि उनकी कोई नशिस्त नहीं हुई होगी कि क्या शहर की सूरत हाल है, कैसे बेहतर इसको किया जा सकता है या क्या होना चाहिए इस पे? मैडम आप सवाल ऐसे करती हैं जहाँ फंसा देती हैं मतलब। चले, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए सवाल के जवाब के लिए तो हम आपको टाइम भी देते हैं, क्योंकि वक्त छोटी सी ब्रेक का, आप भी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपको अगर साथ जुड़े रखना है तो कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए भी हमने छोड़ना है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और थोड़ा सा हमने डोगर साहब को भी मौका दिया कि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि सारी बात इतने सारे सवालात के जवाब देते देते इंसान भी थोड़ा सा उसको भी स्पेस चाहिए होती है। तो वहीं से हम अपनी बात का आगाज करेंगे जहां पे हमने आपको थोड़ा सा मौका दिया कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें तलाल चौधरी साहब से कि उनके और जी मसला ये है मैडम, आपने मुझे लगता है इसी में ना सियासत में PhD कर लेनी है। बड़े जबरदस्त सवाल होते हैं आपके। वो तलाल चौधरी वो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। वो इसलिए करीब हैं कि उन्होंने बहुत बुरे वक्त में पार्टी के लिए बहुत कुछ किया जी। पार्टी की वजह से ही वो नाअहल हुए 5 साल के लिए जी। जब पार्टी की खातर बोलते हुए पाबंदियां लगी ना, सही। उनको नाअहल करार दे जी, दिए जी, जी। गए, दफा करता था पार्टी का। बिल्कुल। तो बहुत उसकी स्ट्रगल थी, बहुत काम किया, बहुत बोल्डली, जहां बाकी रहनुमा खामोश रहते थे वो बोलता था। सही। तो वो इसलिए फिर वो उसकी जुर्रत और उसकी कुर्बानियों की वजह से वो चीफ मिनिस्टर उसको अप्रिशिएट करती हैं कि इससे बिल्कुल बड़ा ठीक, मुश्किल बिल्कुल वक्त में ठीक। काम, और सेनेटर भी इसी वजह से बनाया उनको। बाकी रही बात कि वो क्या वो अगर इतने करीब हैं क़यादत के, तो क्या वो नहीं बताते कि फैसलाबाद किन मसाइल में उलझा हुआ है? बिल्कुल। मेरा ख्याल वो हमारे दोस्त हैं तलाल साहब, वो ज़्यादातर क्योंकि उनका वक्त इस्लामाबाद में गुजरता रहा था, उनके हारने की एक वजह ये भी थी कि वो अपने हलके से भी कटे हुए थे। हाँ। तो ये उन पर इल्ज़ाम था जी आप इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, बाद में फिर दिखाई नहीं देते। तो जो अगर अपने हलके के लोग उनसे इतने नाला थे कि वो हार गए थे एक वक्त में, तो इस बार तो खैर वो उनकी टिकट ही नहीं उनको मिला, तो वो फिर पूरे फैसलाबाद को उसके मसाइल के हवाले से सारा ब्रीफ करना, ये मेरा ख्याल है कि उनमें एक जितने मौके उनको मिले हुए हैं इस वक्त, वो फैसलाबाद के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं। लेकिन अब उन पे है कि कितना वो क़यादत को कायल कर पाते हैं, ब्रीफ करते हैं उनको कि फैसलाबाद कितना अहम है उनके लिए। वो शायद कर नहीं पा रहे, या फिर प्रायोरिटीज़ का मसला होगा। बहुत सारे अरकान असम्बली अपनी अपनी बात करते हैं जी। ये बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि अपना कोई मैक्सिमम अपने हल्के की बात कर ली, कोई चीज़ कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई अफसर लगवा लिया, कुछ और चीज़। तो तलाल इस तरह के तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको करना चाहिए कि फैसलाबाद का मुकदमा लड़ना चाहिए उन्हें। हाँ। लेकिन फैसलाबाद का मुकदमा इस वक्त कोई भी नहीं लड़ रहा। अभी जो ऐलानात हुए हैं ये बड़े पुराने मंसूबे हैं जी। ये हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। अगर ये मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखें 2 सड़कें हैं टूटी हैं, बननी तो हैं, बन जाएंगी। इसमें बसों वाला जो मंसूबा है ना वो अहम है। और आईटी यूनिवर्सिटी, भाई आईटी यूनिवर्सिटी, अब तो आईटी में इतनी जिद्दत आ गई, हर कोई आईटी का करवा रहा है सब कुछ, और आप इतने पीछे रह गए जो 10 साल पहले आपको काम करना चाहिए था। अभी तक आज भी आप उसको अनाउंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो चीजें ना गैर संजीदगी बहुत झलकती है। हाँ। मुझे उस तरह इस पे गुस्सा इसलिए आता है। जैसे आपने कहा कि अक्टूबर में कुछ बड़ा होगा, तो मुझे अब सारी गुफ्तगू के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मरियम साहिबा का यहाँ पे आना, अनाउंसमेंट करना, फिर अक्टूबर में जिस तरह की निशानदेही, क्योंकि माशाल्लाह आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी होती हैं इस तरह की कि कभी भी वो तीर कहते हैं कि निशाने पे जाके ही हमेशा लगता है।
तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा कि जितना टाइम है वो फटाफट कुछ ना कुछ नया शुरू किया जाए, ताकि अवाम का एतमाद भी तो हासिल करना है ना। और फैसलाबाद की अवाम का तो जितना अदम एतमाद हमने देखा है, जितनी बुरी तरह से वो इनसे मायूस हुए हैं, तो वो पहले तो कभी शायद इस तरह का सूरत हाल हमने फेस ही नहीं की जिस तरह की अब सूरत हाल है। तो आपको लगता नहीं है कि अपने बचाव की जंग में ही सही, लेकिन ये मंसूबे अब शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, जब हुकूमतें जाने लगती तो ऐसा किया जाता है। हम तो ये नहीं कह रहे, फ्रेंकली हम नहीं कहते, क्योंकि गवर्नमेंट खाम खा कहे ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भाई आप बड़े मजबूत हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि लोग खुश नहीं हैं। अभी मैं इनके जनरल सेक्रेटरी सिटी से बात कर रहा था, जब मरीम साहब आई तो वो बड़ा खुश था कि मैंने कहा जी अभी आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ होगा, फिर जाकर कहीं इलेक्शन में जा सकेंगे आप। वो नहीं, अब तो जनाब इतने लोग खुश हैं, उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट गिनवा दी। तो मैंने कहा अच्छा चले, पब्लिक तक कभी आपके किसी मंसूबे के समरात उस तरह से नहीं पहुंचे, वक्त लगेगा। और कुछ करें, बहुत कुछ करें, महंगाई कम करें, बहुत कुछ होने वाला है, फिर कहीं जाके होगा। अभी तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो अभी आज इलेक्शन करवाएं, आपको लग पता जाएगा कि क्या लोग कितने बिजली के बिल ही नहीं जान छोड़ रहे हैं इनकी। तो वो चीज़ें अभी भी वो खुशफहमी का शिकार हैं कि शायद लोग एकदम से लोगों के जहन बदल जाएंगे, हमने बहुत कुछ कर लिया है। अब यहाँ अंदाजा कर लें कि वो ये समझते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया है। फिर होगा, लेकिन फैसलाबाद में नहीं कर लिया होगा। हम आपकी बात मान लेते हैं, हम चलें बाकी छोड़ दें, हम तो फैसलाबाद का मुकदमा लड़ेंगे ना। तो फैसलाबाद में तो कुछ नहीं किया आपने, यहाँ आप दोबारा से इस तरह इलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ फिर आपके साथ वही होगा जो पहले हुआ है। सर, इंडस्ट्री के हवाले से भी फटाफट मैं आपका जरूर उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, क्योंकि हमारी लास्ट ब्रेक है, तो हम अपना इख्तिताम करें उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे ताजिर बरादरी को बहुत सारे मसाइल हैं, हड़तालें हुई, उस पर हुकूमत खामोश रही, कोई नहीं है। तो अभी के दौरे में क्या इंडस्ट्री के हवाले से कोई बात हुई? नहीं, इस पे इंडस्ट्री के दौरे, इंडस्ट्री की मुनासिबत किसी की कोई बात। ये अलबत्ता था कि हम फेवरेबल माहौल देंगे, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। ये भी ताजरों की, सनतकारों की डिमांड होती है कि अमान की सूरत हाल बेहतर हो। फेडमेक में वहाँ भी उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ये अलबत्ता था कि उनको माहौल बेहतर दिया जाए, लेकिन ओवरऑल कोई मंसूबा